बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग जो है इसमें बहुत सारी आम इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें जो आप नहीं जानते। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या चल रहा था और ग्राउंड पे क्या हुआ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना जो उन्होंने जाके डी चौक के ऊपर कंट्रोल किया था वो खत्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्ते शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इसके बारे में सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। यानी ये तो सबको पता था कि आंसू गैस की शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, टॉर्चर हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्चों वाला पानी फेंका जा सकता है। ये सारी चीजों का सबको आइडिया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रियल बुलेट्स जो हकीकी गोलियां हैं, असल गोलियां, वो चल जाएंगी और वो गोलियां चलाकर लोगों को मारा जाएगा। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। और देखें, एक चीज आप सबको ज़हन में रखनी है। बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जनाब खड़े नहीं हुए, वहां रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन जो ट्रेंड आर्मी है ना, मिलिट्री, उसको लेकर आए और ऐसे एक बीच में जगह है उसके ऊपर खड़ा करें और खड़ा करने के बाद ऊपर से उनके ऊपर यही सारा असला इस्तेमाल करें। रियल बुलेट्स भी चलाएं, असली गोलियां चलाएं, रबड़ की गोलियां चलाएं, इतनी बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई दुनिया की फौज भी वहां पे नहीं रुक पाएगी। एसएसजी के कमांडोज भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन दुनिया के अमेरिकन कमांडोज, मरीन्स जो है वो भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और जब रियल बुलेट्स चलती हैं, यानी इन लोगों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, यानी नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा भी नहीं है, और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है। और इसके मुताबिक 28 लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बताया कि उनके 8 लोग जाँ बहक हो गए, ये अब तक के डाटा के मुताबिक है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद, ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्फ चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जाँ बहक हो गए हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या वो इस वाकये की नजर हो गए हैं। इसको एक सानिया कहा जा सकता है। पहले वजीर दाखिला ने इसके बारे में वार्निंग दी। वजीर दाखिला ने पहले कहा कि गोली चला देंगे और 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वजीर इत्तलात ने भी गोली चलाने की धमकी दी। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी जो है वो वजीर दिफा ने भी दी। 3 वफाकी वज़रा ने डायरेक्टली धमकियां दी और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे गोली चली और जो लोग अस्पतालों में पहुंचे वो रियल बुलेट्स के साथ थे। हुकूमत ने यह नैरेटिव कई दिनों तक बनाया कि मुसल्लह लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी एक भी पुलिस वाले या किसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को गोली लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब से एक भी फायर रिपोर्ट नहीं हुआ। जितने जर्नलिस्ट वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे उन सबसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी किसी ने भी गोली नहीं चलाई जवाबी, और वहां किसी के पास ऐसे हथियार हमने नहीं देखे और कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। ये वन साइडेड फायरिंग थी, क्योंकि लोग आंसू गैस से इलाके को छोड़कर नहीं जा रहे थे, लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तहसीन के काबिल है। उन्होंने जिस तरह फस्तायत का मुकाबला किया वो पाकिस्तान की तारीख में कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया जो कभी भी कोई भी हुकूमत नहीं करती। मैं जाती तौर पे आपको ये बता देता हूं कि मुझे पूरा यकीन था कि लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग ऐसे नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का यकीन था, सबको यकीन था, और ऐसा लगता था कि बगैर गोली चलाए ये लोग जाएंगे नहीं और गोली कभी रियासत चलाएगी नहीं अपने शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों पर। लेकिन वहां पर गोली चली है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैसला किया गया है, ये इसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये कोर कमेटी का और सियासी कमेटी का फैसला है। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोर कमेटी की हुई है ना सियासी कमेटी की हुई है। ये फैसला चंद लोगों ने किया है। उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने, गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, और गंडापुर साहब उसका हिस्सा है, उस कमेटी का जो बनी हुई है इनकी इंटरनल। अब गंडापुर साहब का कंफर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यह फैसला किया और फिर यह प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा जनाब कि आप इसका नोटिस लें और वजीर आजम, वजीर दाखिला, इस्लामाबाद और पंजाब के जो आईजीज हैं उनके खिलाफ इकदाम कत्ल की और कत्ल की FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने बताया जी कि कैसे मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी ने गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया है, जिनमें 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हैं और भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास आए हैं। उनमें वो जो बता रहे हैं जी कि अनीस शहजाद दस्ती, मलक मुबीन, औरंगजेब, अब्दुल कादर, मलक सफदर अली, अहमद वली, मोहम्मद इलियास और अब्दुल रशीद शामिल हैं। और इसमें जो मनाजिर हमने देखे नाज़रीन वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो अस्पताल से मनाजिर आ रहे हैं वो तो हम शेयर भी नहीं कर सकते, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि रियासत इस तरह गोली चलाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं है या कोई मुसल्ला तंजीम नहीं है
کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں, گولیوں کا مقابلہ کریں. ہم پرامن شہری ہیں اور ہم احتجاج کرنے کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے آ رہے تھے اور جمہوری طریقے سے آ رہے تھے, اور ہم نے تمام صعوبتیں, تمام رکاوٹیں, تمام تشدد اور وحشیانہ بربریت برداشت کی. ہمارے کارکن ڈی چوک پہنچے, مگر اپنے شہریوں کے لاشوں کے انبار لگانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. 24 کروڑ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنے والے درندوں کے لیے شہریوں کا قتل تفریح کا وسیلہ ہو سکتا ہے, مگر تحریک انصاف پاکستان کے عوام اس کے وسائل اور اس کے قومی مفاد کے نگہبان ہے. وزیر اطلاعات کو میں سن رہا تھا, وہ مذاق اڑا رہے تھے لوگوں کا, یعنی وہ وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہے, اسپتالوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہے, تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری لاشیں غائب کی جا رہی ہیں, اور بعد میں یہ کہا جائے گا جناب ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کہاں گیا. تو ہماری لاشیں اس لیے غائب کی جا رہی ہیں تاکہ جو جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کو چھپایا جا سکے, یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کلیم کیا. اب اس وقت جو تحریک انصاف کا اناؤنس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کی فی الوقت منسوخی کا ہم اعلان کرتے ہیں. یہ جناب تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے. تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس سے پشیمان ہیں. بشرا بی بی, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میڈیا نے غلط خبریں چلائی کہ بشرا بی بی وہاں سے چلی گئی ہیں یا علی امین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں. اس وقت جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خیبر پختونخوا میں اب موجود ہیں صبح کے وقت, لیکن رات کو 12:30 بجے جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے ان سے میں نے کنفرم کیا, انہوں نے کہا جی 12:30 بجے تک جب سارا میڈیا چلا رہا تھا, کبھی کہتے تھے یہ گرفتار ہو گئی ہے, کبھی کہتے تھے یہ لوگ بھاگ گئے, کبھی کہتے تھے یہ لوگ دامنکو کی طرف چلے گئے, اوپر منال کی طرف چلے گئے, کبھی کہتے تھے یہ اس طرف کو نکل گئے. تو اس وقت تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں موجود تھے, اور بشرا بی بی کو بڑا زور زبردستی سے منا کر وہاں سے نکالا گیا ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے, بالکل اندھیرا ہو گیا, ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھی, لوگوں کی لاشیں گر رہی تھی, لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو رہے تھے, ان کو اسپتال پہنچایا جا رہا تھا, بڑے پیمانے پر ایمبولینس سے وہاں پہ جو ہے وہ روانہ کی گئی, وہ بھی سارے مناظر لوگوں نے دیکھے. تو یہ ایک بڑا بروٹل آپریشن تھا, لیکن اس کے بعد جس طرح کا رویہ ریاست کا تھا وہ مذاق اڑا رہی تھی. اس کے بعد بھی وہ ٹٹے اڑا رہے تھے, لاشوں کے اوپر ہنسنے والے لوگ بھیس میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. سارے ماڈل ٹاؤن بھی انہوں نے کیا تھا, اور اب یہ اس سے بڑا سانحہ انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں کر دیا ہے. یہ تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہے. تحریک انصاف کے اندر اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ احتجاج کال آف کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. حکومت نے اتنے بندے مار دیے تو احتجاج کال آف نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاگل ہو چکی ہے, لہذا ہم دوبارہ احتجاج کریں گے, ابھی ہم اس کو روک رہے ہیں. اب اس سے ہوگا کیا, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کر جاتا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے انفارمیشن یہ دینا شروع کر دی تھی, اور اب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور میں نے ان ساری چیزوں کو کنفرم کیا, میں ان کے اوپر پہرا دوں گا. جب 24 تاریخ کو یہ قافلہ نکلا خیبر پختونخوا سے, تو یہ سارا دن ٹریول کرتا ہوا شام کو یہ پہنچا, اور اس وقت انہوں نے کلیئر کیا پہلی ساری رات لگا کے کٹی پہاڑی کے علاقے کو, اور ڈی آئی خان اور بلوچستان سے آنے والے قافلے آگے پہنچ چکے تھے. اس کے بعد یہ قافلے آپس میں ملتے ہیں اگلے دن, اور اگلے دن پھر یہ آگے بڑھتے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑیاں اور ان کے ساتھ جو اسکواڈ ہے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. اور ان سے جب بھی کوئی آگے کارکن پوچھتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی کر رہے ہیں, ایک میٹنگ چل رہی ہے, بات چل رہی ہے سی ایم صاحب کی, سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں, تو انگیجمنٹ چل رہی ہے, تو وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں وہاں پہ سب کو بتائی جاتی ہیں. وہاں پہ کارکنوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, راولپنڈی اور اسلام آباد ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو بشرا بی بی نے آگے جانے کا فیصلہ کیا. جو احمد خان نیازی ہیں, جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی آپ نے دیکھا, ان کی سیکورٹی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے, پونی انہوں نے باندھی ہوتی تھی. احمد خان نیازی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, فوراً آگے جانا چاہیے, بشرا بی بی کو لے کر ہمیں آگے جانا ہے. تو اس پہ علی امین گنڈا پور اور احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ متفق نہیں ہو پاتے. تو احمد نیازی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور بشرا بی بی کنٹینر کے اندر سوار تھی, تو انہوں نے کہا کنٹینر لے کے آگے نکلو. تو جو کنٹینر کا ڈرائیور ہے اس نے کنٹینر چلانے سے انکار کر دیا, کیونکہ کنٹینر کو جو انسٹرکشن آتی تھی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے آتی تھی. اب کنٹینر والا آگے جا رہی رہا, بشرا بی بی کہہ رہی ہے آگے جانا ہے, بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آگے جانا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب فیصلہ نہیں کر رہے, اور وہ گاڑیاں لے کر, اپنا اسکواڈ لے کر اس جگہ پہ جہاں موٹر وے سے اتر کے تھوڑا آگے ایک مقام ہے وہاں پہ آگے کھڑے, اب آگے نہیں بڑھ رہے. اور ان کے جس انداز میں ان کی گاڑیاں کھڑی تھی آگے پیچھے, پیچھے سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا جو آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا, صرف ان سے آگے کوئی 40-50 گاڑیاں تھیں. بہرحال احمد نیازی نے زبردستی جو کنٹینر تھا جس کے اندر سارا وہ جلسہ گاہ کی جگہ بنی ہوئی تھی اوپر, جس میں بشرا بی بی تھی, اس کنٹینر کے ڈرائیور کے ساتھ زبردستی کی, اور اس کو یہ کہا کہ پھر ہم خود ہی گاڑی چلا لیں گے. بہرحال مجبوراً وہ کنٹینر پھر آگے بڑھا. جب یہ کنٹینر آگے جاتا ہے اور اس کو سامنے آ کر ملتی ہے 26 نمبر چنگی, جو مجھے اطلاع ملی ہے 26 نمبر چنگی پہ ان کا سامنا ہوتا ہے پولیس سے اور رینجر سے, اور وہاں پہ بدترین شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, کارکن مزاحمت شروع کر دیتے ہیں. وہاں زبردست مزاحمت چل رہی تھی, جبکہ علی امین گنڈا پور اور ان کا پورا قافلہ پیچھے رکا ہوا تھا, وہ آگے نہیں آ رہا تھا. اب ان دونوں قافلوں کے بیچ میں مجھے کچھ لوگوں نے کنفرم کیا, اور میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ بیچ میں کچھ جگہ خالی بھی تھی, وہاں کارکنوں نے شور مچانا شروع کر دیا. آپ نے کچھ ویجولز دیکھے ہوں گے, جس میں آپ نے مہر شرافت کے ویجول دیکھے ہوں گے, کچھ کارکنوں کے ویجول دیکھے ہوں گے, ایک دو اور لیڈر ہیں ان کے آپ نے ویجول دیکھے ہوں گے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے نکلو, ہمیں آگے جانے دو. بشرا بی بی آگے چلی گئی ہیں, قافلہ آگے نکل گیا ہے, ہمیں آگے جانے دو. لیکن وہ گاڑیاں رستہ نہیں دے رہی تھی جو سی ایم کے ساتھ تھی, اور رستہ کھل نہیں رہا تھا. تو اس پہ کارکنوں نے باقاعدہ پھر باہر تھاڑ کی, نعرے بازی کی, علی امین کی گاڑی کو دھکے دیے, اس کو ہاتھ مارے, اس کو پاؤں مارے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گاڑی تھوڑا سا گاڑیاں آگے ہوئی تو پیچھے سے گاڑیاں نکلنا شروع ہوئی.
इतने में बुशरा बीबी और पीछे से अलीमा खान साहबा और उनके साथ कुछ और रावलपिंडी के लोग आए और उन्होंने आके उस तरफ से और बुशरा बीबी के साथ जो लोग थे उन्होंने इस तरफ से ये 26 नंबर चुंगी को खाली करवा दिया। जब ये चुंगी खाली हुई तो कंटेनर्स कारकुनों ने हटाया और काफिला आगे बढ़ गया। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा था, जो हैरत अंगेज चीज मुझे लोगों ने बताई वो ये थी कि आगे से रुकावटें खुद दूर होना शुरू हो गई, रुकावटें दूर होना शुरू हो गई और मंसूबा यह था कि इतना फासला पैदा कर दिया जाए अली अमीन गंडापुर के मेन काफिले में और बुशरा बीबी के काफिले में कि किसी जगह पे भी इनको अकेला करके इनके ऊपर एक भरपूर हमला करके बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि बुशरा बीबी एक ऐसी शख्सियत है जो इसको लीड कर रही है और उनकी वजह से कोई वापस नहीं जा पा रहा और कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा, यह मामला की रफा दफा नहीं हो रहा, इसका कोई और हल भी निकालना चाह रहे थे। बैरिस्टर साहब ने टीवी पे कहा कि जनाब हम तो संगजानी में कहीं और बैठना चाहते थे और इसके ऊपर फैसला हो गया था, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी, वो कह रही थी मैंने जाना डी चौक में, मुझे इमरान खान ने कहा हुआ है। तो जब ये आगे बढ़े तो उनको मौका इसलिए गिरफ्तार करने का नहीं मिला कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी निकल आए, यानी आमिर मुगल वगैरह निकला है, वो आमिर रियाज वगैरह, शहरयार रियाज वगैरह और बाकी लोग हैं, अलीमा खान अपने साथ काफी क्राउड लेकर आ गई, वहां के नौजवान निकल आए, तो ये इतना बड़ा एक क्राउड बन गया कि ये भी अच्छा खासा एक जुलूस बन गया। अब इनको गिरफ्तार करना मुश्किल था बुशरा बीबी को। उस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब पीछे से फिर आए और उन्होंने ज्वाइन किया और फिर ये डी चौक की तरफ गए। जो कंटेनर था बुशरा बीबी का वो डी चौक से 500 गज तकरीबन पीछे था और उससे 500 गज पीछे जो है वो गाड़ियां थी, तो ये इस जगह पे ये मौजूद थे। अब एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 4 बजे तक डी चौक पे मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद जाने के बाद नजर ही नहीं आए, जैसा कि शहरयार अफरीदी, इस्लामाबाद जाने के बाद उनकी कोई एफर्ट रास्ते में आपको नजर नहीं आई होगी, उन्होंने चंद जगहों पे अपने नाम के नारे लगवाए, उनके साथ कुछ नौजवान थे, नारे शारे लगवाए, कुछ टिकटॉक बनवाई उन्होंने और वो गायब हो गए। कुछ और लोग हैं, मैं सबके नाम क्या लूं, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आए ही नहीं, इस एहतजाज का हिस्सा ही नहीं बने, हालांकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो वहां से अरकान असेंबली है, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने इसके अंदर शमूलियत नहीं की। पंजाब वाले भी नहीं आए, आपके सामने ही है। अब हुआ ये कि ये जो लोग पहुंचे डी चौक और उसकी सराउंडिंग में, इनको वहां पे जाके, मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि कुछ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेंगी, उन्हें अपनी एक इंतजामिया बनानी पड़ेगी, उन्हें अपना सिक्योरिटी का इंतजाम बनाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा अपना जो है वो खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है और स्टेज के ऊपर से अनाउंसमेंट वगैरह, ये सारी चीजें होनी थी। लेकिन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक इन 5 घंटों तक कारकुनों को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती और बहाना यह बनाया जाता है कि जनरेटर खराब हो गया। वहां जगह जगह जनरेटर पड़े हुए, कोई भी जनरेटर आ जाता, और इतने बड़े काफिले के साथ कोई एक जनरेटर तो होता नहीं है नॉर्मली, तो यह बहाना सुनने में आया कि जनरेटर खराब हो गया है, इसलिए जो मेन इनका कंटेनर है उसके ऊपर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही और किसी ने कोई तकरीर नहीं की, किसी ने लोगों को गाइड नहीं किया, किसी ने लोगों को समझाया नहीं कि अब करना क्या है। और फिर वही हुआ, 9 बजे से पहले लाइटें बंद हो गई अंधेरा होने के बाद, और उसके बाद बदतरीन शेलिंग और बदतरीन फायरिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर को ब्लेम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक मौका था इमरान खान साहब को आजाद करवाने का, ये जाया किया गया है। बहरहाल इसमें कुछ चीजें और हुई हैं, वो मैं आपके साथ मजीद आगे बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता चला जाऊंगा। लेकिन 12:30 बजे तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां पे मौजूद थे और ऐसे हालात में जो है वो, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई ट्रेंड मिलिट्री भी वहां पे नहीं रुक सकती, जिस तरह के हालात लोगों के लिए पैदा कर दिए गए थे। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं और बाकी लोग जो है, क्योंकि लीडरशिप जब वहां से चली गई तो बाकी लोग भी फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए निकल गए। बेशुमार गाड़ियां, यानी क्लेम कर रहा है मीडिया के 100 के करीब गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई हैं, उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है और वहां पे जितनी चीजें पहुंची थी, कंटेनर को भी आग लगा दी गई है और एक अजीबोगरीब वहां पे माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद में। अब उस सारी चीजों को क्लियर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नो डाउट एक अज़म की और हिम्मत की दास्तान रकम की है, इससे उनका हौसला बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा और ये उनके लिए बड़े दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उनकी शहीद हुए हैं बहुत सारे लोग, और ये सारी चीजें उनके लिए एक तकलीफ दे मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया है, इससे पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। आलमी सतह पे बड़ा शदीद दबाव आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है जो यूक्रेन के हवाले से सारे मामलों को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कोर कमेटी का मेंबर है, उनकी भी ट्वीट आई, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में वो ऐसे ही हो रहा है जैसे अमेरिका के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने इसकी मजम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आया है इस हवाले से। पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस लिया है, मुजाहिरीन और फोर्सेज से तहम्मुल में रहने की उन्होंने अपील की है और आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज करने का मुतालबा उन्होंने किया है कि जिसका हक दिया जाए शहरियों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बदतरीन फस्तायत हुई है पाकिस्तान में, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आलमी मीडिया ने जो इसकी कवरेज की है वो पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा करेगी। बज़ाहिर तो हुकूमत ने एक रात में शब खून मार के जुल्म और जबर की एक दास्तान रकम की है, डायरेक्ट लोगों के ऊपर गोलियां चला के एक तरह से अपने इलाके को फतह किया है, अपने लोगों को फतह किया है। लेकिन यह हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इस वाक़े और इन मनाज़िर को देखने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तानी अपने आप को ज्यादा गैर महफूज समझेंगे और ज्यादा मायूसी पाकिस्तान में फैलेगी। जो गैर रियासती अनासर है
उनके जो बयानिए हैं उनको पाकिस्तान में अब खुदा न खास्ता तकवीयत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग जमहूरी हक मांगने के लिए जमहूरी तरीके से आए थे, उनके साथ रियासत का रवैया इंतहाई गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी और नामुनासिब था, यानी फस्तायत और जबर पर मबनी था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टफ टाइम है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत मुनाफिकत दिखाई है, बड़ी झूठी खबरें दी हैं और उनके एहतजाज को कमजोर करने और खत्म करने का पूरा साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट इस वक्त मौजूद है मौजूदा हुकूमत के साथ। ये जाली हुकूमत है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और अवाम का मैंडेट ना होने के बावजूद ये मुसल्लत है और इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात सारी दुनिया के सामने हैं। मेरे ख्याल में यहां बात खत्म नहीं होगी, अब लोगों के अंदर मजीद नफरत और दूरियां पैदा होंगी, लोगों के शिकवे और शिकायतें बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में यह एहतजाज का सिलसिला फिर जारी रहेगा। वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जिस तरह यहां से लोगों को निकाला गया है, लोग इन मनाजिर को कभी नहीं भूलेंगे। ये लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे, पूरे पाकिस्तान से आए थे, सबको बताएंगे कि हमारे साथ वहां क्या जुल्म हुआ और क्या जबर हुआ, किस तरीके से रियासत ने हमारे साथ सलूक किया है, और यह पैगाम फैलता चला जाएगा। इमरान खान का वो पैगाम जो पहले उस तरह नहीं फैल रहा था, अब उससे ज्यादा शिद्दत के साथ फैलेगा, आलमी दबाव बढ़ेगा और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हुकूमत को बहुत सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यहां बात खत्म नहीं हुई। जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं, कल इन्हें हम रोते हुए भी देखेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो जमहूरियत पसंद कहलाते हैं, उन्होंने इस फस्तायत के नंगे नाच को नाचा है और उसके बाद मरने वालों का मजाक उड़ाया है। वो लोग याद रखें कि बुरा वक्त सबके ऊपर आता है और कभी एक के साथ कांस्टेंट नहीं रहता। ये वक्त जब उनके साथ आएगा तो फिर वो कहां खड़े होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।